हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इसके पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन और इतिहास लेखन की पद्धतियाँ देख चुके हैं, अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे इतिहास के स्रोत। इसको जानने से पहले हम बता दें कि जो आप सबने देखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो उनके इतिहास में बहुत सारे कवियों को लिया गया, जब 1000 लगभग कवियों को लिया गया है। मिश्र बंधु विनोद, जिनमें लगभग 5000 के करीब कवियों को लिया गया है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो इतिहास लिखा है, डॉक्टर बच्चन सिंह जो लिखे हैं, गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा, ये जितने लोग इतिहास लिखे हैं वो कहीं न कहीं से सामग्री जुटाए हुए हैं, कहीं न कहीं से एकत्रित कर करके अपने इतिहास को बनाए हैं, पिरोए हैं, सजाए हैं। तो जो जहाँ से सामग्री लिए हैं, जहाँ से स्रोत लिए हैं, आज हम उस पर बातें करेंगे। जैसे कि पहली रचना जो आती है कि इतिहास लेखन के स्रोत में गोकुलनाथ है, जो विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ ने अष्टा की स्थापना की थी। उसी में आता है कि 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। तो जो भी बल्लभाचार्य के शिष्य मिलते हैं वो 84 वैष्णव की वार्ता में मिलते हैं, और 252 वैष्णव की वार्ता में वो विट्ठलनाथ के शिष्य मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, जिसके रचनाकार गोकुलनाथ हैं, यहाँ से इतिहास लेखन के स्रोत मिलने में बहुत आसानी हुई। फिर इसी क्रम में आती है दूसरी रचना भक्तमाल, जिसके रचनाकार हैं नाभादास। और ये तो सुपर मोस्ट है, यहाँ से बहुत यही क्वेश्चन बन जाता है कि भक्तमाल जो रचना है वह किसकी है, तो नाभादास की रचना है भक्तमाल। ये इस क्रम में आते हैं कि मूल गोसाई चरित है, जो वेड़ी माधव दास की रचना है, और इसमें तुलसी से, जो तुलसी जी हैं, तुलसी से बहुत सारी जानकारियां मूल गोसाई चरित से मिली हुई हैं। फिर भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। इसी कड़ी में आता है कविमाला, जिसके रचनाकार हैं हरिराय तुलसी। कविमाला जो रचना है यूजीसी नेट में पूछी गई है, यूजीसी नेट में, कि कविमाला किसकी रचना है, हरिराय तुलसी की। ये भी इतिहास लेखन के स्रोत में अपनी बहुत सी भूमिका निभाई है। फिर आता है श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह जो है सरदार कवि की है। ये बहुत सारी एग्जामों में पूछी गई है, टीजीटी, पीजीटी, या कोई भी आप एग्जाम देखेंगे, जो लोग इस लेवल से पढ़ते हैं उनको पता होगा कि श्रृंगार संग्रह कितनी अच्छी रचना है और कितनी बार पूछी गई है। तो सरदार कवि की है। 8वें नंबर पे हमारी आती है कवि रत्नमाला, मुंशी देवी प्रसाद की है कविमाला। अब ये जितनी भी आप रचनाएं देखे हैं अभी तक, ये अपने आप में बेमिसाल हैं, और जितने भी इतिहासकार हैं इन्हीं सब रचनाओं का स्रोत लेकर, माध्यम बनाकर अपने इतिहास को एक सजाने का, पिरोने का कार्य किया है। तो आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे, जैसे देखिए इतिहास लेखन के स्रोत, उसी तरह देखेंगे कि काल विभाजन के आधार। नंबर 1 इसको कर लेंगे। नंबर 2 काल विभाजन के आधार। काल विभाजन के आधार, तो जितने भी इतिहासकार हैं वो कैसे कैसे बांटे हैं हम उसको देखेंगे। तो काल या समय के आधार पर पहला हम देखेंगे काल या समय के आधार पर। अब काल या समय के आधार पर हम देखते हैं कि आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक। तो इसमें देखिए आप, आदि काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। 4 नंबर पे अपना आता है आधुनिक काल। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि काल विभाजन के आधार में कि
काल या समय के आधार पे हम हिंदी साहित्य को कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं? तो पहला आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल। आदि काल को आदि काल किसने नाम दिया? किसने इसको वीरगाथा काल, किसने चारण काल, किसने बीजोपन काल, किसने संधि एवं चारण काल, किसने जागरण सुधार काल। ये सारे नाम हम आदि काल जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल बोला जाता है। आप जानते हैं कि भक्ति काल को दो टुकड़ों में, हमने पहली वीडियो में ये सारी चीजें बातें कर चुके हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। जब ये देखेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल बोला जाता है, उत्तर मध्य काल को रीति काल बोला जाता है, आधुनिक काल को हम गद्य काल भी बोलते हैं। तो इसी कड़ी को हम देखते हैं कि पहले पे देख लिए हैं कि काल या समय के आधार पे। अब हम देखते हैं कि प्रवृत्ति के आधार पे। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि विशेषताएं। तो दूसरा हम देखते हैं कि प्रवृत्ति के आधार पे, प्रवृत्ति के आधार पे, प्रवृत्ति के आधार पे भी चार होते हैं अपना। नंबर 1 पे आता है वीरगाथा काल, नंबर 2 पे भक्ति काल, नंबर 3 रीति काल और नंबर 4 गद्य काल। नंबर 1 वीरगाथा काल, 2 भक्ति काल, नंबर 3 रीति काल, नंबर 4 गद्य काल। देखिए, वीरगाथा काल कहने का तात्पर्य हो सकता है प्रवृत्ति में कि जो आदि काल है, आदि काल का एक अन्य नाम वीरगाथा काल। आप यहीं पे समझ लीजिए कि आदि काल को आदि काल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिए थे और वीरगाथा काल को वीरगाथा काल कहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब भक्ति काल को सब जानते ही हैं कि भक्ति की प्रधानता रही भक्ति काल में। आदि काल में वीरगाथात्मक जैसे रासो साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वीर रस से परिपूर्ण रचना है। पृथ्वीराज रासो देख लीजिए, इसमें वीर रस है। तो इसी तरीके से देखेंगे कि वीर से परिपूर्ण रचनाएं तो वीरगाथा काल, यानी कि वीरता की प्रवृत्ति थी तो वीरगाथा काल, और भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी तो भक्ति काल। रीति काल में श्रृंगार की प्रधानता थी, रीति रिवाज की प्रधानता थी तो रीति काल। और गद्य काल यानी आधुनिक काल का एक अन्य नाम गद्य काल, यानी कि गद्य। इससे पहले जितनी भी रचनाएं या कह सकते हैं हो रहे थे, साहित्य सृजन हुआ था, उसमें ज्यादा से ज्यादा पद मिले थे। पर एक आधुनिक काल आया जिसका एक अन्य नाम गद्य काल है। इसमें गद्य की प्रधानता हुई, पत्र पत्रिकाएं का विकास हुआ, जन्म हुआ, कह सकते हैं कहानी, उपन्यास, नाटक आने लगे, तो इसीलिए इसे गद्य काल बोला गया। तो आप देखें पहला कि काल या समय, जो काल या समय के आधार पे आप देखें 4, अब प्रवृत्ति के आधार पे आप देखें 4। अब इसकी आगे कड़ी में हम बढ़ाते हैं कि साहित्यकार के नाम के आधार पे कौन कौन से काल पढ़े, कि वो एक कालमान यानी ये फेमस साहित्यकार जो थे उन्हीं के नाम पर एक युग ही पड़ गया। तो इसको हम देखते हैं। 3 नंबर पे आता है साहित्यकार के नाम, साहित्यकार के नाम के आधार पर। अब इसमें नंबर 1 पे आता है भारतेंदु युग, नंबर 1 भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग। अब ये दो काल जो थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उनके नाम पे एक काल पड़ गया भारतेंदु युग। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं द्विवेदी युग, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ गया द्विवेदी युग। अब 4 नंबर पे आता है कि मोस्ट ये भी है कि सुधार आंदोलन के आधार पे, कि जो आंदोलन चले सुधार करने के लिए तो उसके आधार पे चला। तो सुधार आंदोलन के आधार पर, सुधार आंदोलन के आधार पर, सुधार आंदोलन के आधार पे कौन कौन से नाम पड़े, तो इसमें से पहला नाम आता है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल। इसमें नंबर 2 पे आता है जागरण
सुधार काल, जागरण सुधार काल, यानी कि पहला हो गया आपका पुनर्जागरण काल, दूसरा हो गया जागरण सुधार काल। इस तरीके से आप देखे हैं कि जो काल विभाजन के आधार हैं, हम किस तरीके से काल विभाजन कर सकते हैं, काल या कालमान के आधार पे, प्रवृत्ति के आधार पे, साहित्यकार के नाम के आधार पे और सुधार आंदोलन के आधार पे। अब हम इस आगे हम देखेंगे कि जो भी हमारे इतिहासकार हैं वो जो इतिहास लिखे हैं तो उन्होंने अपने इतिहास में कैसे काल विभाजन को किया है, यानी कि विभिन्न इतिहासकारों द्वारा दिया गया हिंदी साहित्य में काल विभाजन। तो आइए हम देखते हैं नंबर 1 पे। अब हम देखेंगे कि विभिन्न इतिहासकारों द्वारा दिया गया नाम, ठीक है। फिर इसमें पहले हमारे आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने 11 भागों में विभक्त किया। ये प्रमाणित नहीं माना जा सकता क्योंकि किसी भी काल विभाजन को हम इतना काल विभाजन नहीं कर सकते कि वो पढ़ने में ही दुर्गम सा प्रतीत हो। तो ये इतना कर दीजिए, जैसे देखिए आदि काल को इन्होंने चारण काल बोला और चारण काल का समय माना 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आदि काल को चारण काल किसने बोला, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एक इस बुक में एक ये है तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। दूसरे नंबर पे आते हैं कि 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसमें जो भी थी 15वीं सदी में जो भी धर्म से संबंधित रचनाएं थी ये धार्मिक पुनर्जागरण कर दी हैं। फिर जायसी, जो आदि काल में मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तो जायसी की जो रचनाएं हैं उनका एक अलग सा ही 3 नंबर पे रख दिए अपने की जायसी की प्रेम कविता। फिर ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, यानी कि भक्ति काल को ये बोलते हैं कि ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, और इसका समय माने हैं कि 1500 से 1600, लगभग 100 वर्षों का टाइम लिए हैं। मुगल दरबार, जो भी मुगल काल आया, मुगल दरबार में जो भी साहित्यकार हुए उनको मुगल दरबार से ही एक काल कर दिया। फिर तुलसीदास रामश्रयी शाखा में आते हैं सगुड़ के अंतर्गत। जब तुलसीदास को पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से देखेंगे। रीतिकाल का समय माने 1580 से 1692। रीतिकाल को 3 युग में बांटते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी बोला जाता है। तो इन्होंने रीतिकाल को रीति काव्य कहे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने रीतिकाल को किस नाम से संबोधित किया है, तो रीति काव्य के नाम से किया है। अब रीतिकाल के अंतर्गत ही रख दिए कि तुलसी के अन्य प्रवर्ती, यानी कि तुलसीदास तो मुख्य रूप से आते हैं भक्ति काल में, पर तुलसीदास के परवर्ती कवि कुछ थे, वो भक्ति काल में तो थे पर वो रचनाएं करते थे रीति जैसी, तो उनको रीति काल में रख दिया गया। और फिर उसके बाद आते हैं 9 नंबर पे 18वीं शताब्दी। अब 18वीं शताब्दी तक आते आते हमारा देखा जाए तो आधुनिक काल आ गया था। अब इसमें कुछ आता है कि कंपनी के शासन में, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, तो 10 नंबर पे आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। तो जो भी कंपनी के शासन में जो हमारा हिंदुस्तान था वो था। अब विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 11 नंबर पे काल विभाजन में जॉर्ज अब्राहम कहते हैं कि विक्टोरिया की जो रानी विक्टोरिया थी उनके शासन में हिंदुस्तान। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान माने हैं वो 1857 से अब तक, 1857 से अब तक। देखिए इसमें आया कि कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। हाँ, तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान कब से कब तक, तो 1800 से मुख्य रूप से रखे हैं 1800 से 1857। तो कह सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई
तो उसके बाद कंपनी के शासन से हिंदुस्तान निकल गया, मतलब कंपनी का कोई वर्चस्व नहीं रहा। अब किसके अधीन हो गया? तो विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान हो गया। तो अब विक्टोरिया के शासन में जब हिंदुस्तान हुआ तो उस टाइम कौन कौन से रचनाकार और लेखक हैं उसके अंतर्गत इन्हें रखा गया कि विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान किन किन लोगों ने अपनी रचना की है। अब आप ये देखे हैं पूरा 11 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया है। तो कहा जाए कि ये वैज्ञानिक नहीं हो सकता। और सर्वप्रथम इतना कह सकते हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया। इसके लिए शुमार जैसे गार्सा द तासी ने सर्वप्रथम इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ किया, उसी तरह से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन काल विभाजन का प्रयास करते हैं, तो इनको हम सम्मान देते हैं। और इन्होंने आदि काल को चारण काल कह के पुकारना एक बड़ी उपलब्धि है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बोला है, ये दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं मिस्र बंधु। मिस्र बंधु की रचना का नाम है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु में 3 बंधु थे, गणेश, श्याम, सुखदेव, यानी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि मिस्र बंधुओं में एक कौन से नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, उसमें कुछ भी राम, श्याम, कृष्ण कुछ भी रख सकता है, आप उसको देखिएगा, गणेश, श्याम, सुखदेव। मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन जो है वो मुख्य रूप से 5 भागों में बांटे हैं। पहला आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। फिर देख लीजिए, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। आरंभिक काल को 2 युग में बांटे, 2 इसका उपविभाजन करिए। एक पूर्व आरंभिक काल और दूसरा है उत्तर आरंभिक काल। ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि जो आरंभिक काल है, आरंभिक काल का पूर्व आरंभिक काल का समय सीमा कब से कब तक है। तो इसका समय सीमा देख लीजिए कि 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत। आप इतना जानते रहिएगा कि विक्रम संवत जो होता है ईसवी सन में बदलने के लिए 57 माइनस करते हैं। तो अगर -57 जब 700 में करेंगे तो वो ईसवी सन में बदल जाएगा, यानी कि इसमें से 1643 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जो आरंभिक काल की समय सीमा मिस्र बंधुओं ने 1643 मानी है। अगर विक्रम संवत में आए तो समझ जाइएगा कि विक्रमी संवत 700। इतना आप ध्यान दीजिएगा कि विक्रम संवत को ईसवी सन में बदलने के लिए -57 करते हैं और ईसवी सन को विक्रम संवत में बदलने के लिए यहीं पे +57 कर देंगे। इसके बाद उत्तर आरंभिक काल। अब आरंभिक काल को ही पहले पे पूर्व आरंभिक काल, दूसरे पे उत्तर आरंभिक काल। तो उत्तर आरंभिक काल का समय माने हैं 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत, यानी कि कह सकते हैं कि आरंभिक काल का क्वेश्चन बन जाए कि आरंभिक काल की समय सीमा सिर्फ क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत। ये हो गया आपका आरंभिक काल की समय सीमा, 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत। अब दूसरे पे आता है हमारा माध्यमिक काल, और माध्यमिक काल को भी 2 काल विभाजन किए हैं। पहला है पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। जो पूर्व माध्यमिक काल का समय माने हैं 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत। तो आप देख सकते हैं कि जो आरंभिक काल का 1444 लिए हैं, ठीक 1 वर्ष को आगे बढ़ा दिए हैं और उसी को लेकर ये आगे बढ़ते रहे। यानी कि आप अगर ये याद कर लेते हैं तो धीरे धीरे आगे आप निरंतर बढ़ा लेंगे, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो देख लीजिए यहाँ पे 44 है तो यहाँ पे 45 हो गया। फिर उसके बाद प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से 1680। अब माध्यमिक काल का समय सीमा पूछ दे तो आप यहाँ का 1445 उठाएंगे और इसका 1680 उठाएंगे। तो ये और सारे की सारे विक्रम संवत में है, यानी माध्यमिक काल का समय पूछ दे तो 1445
विक्रम 1445 विक्रम संवत से 1680। अगर इसमें से पूछ दे क्वेश्चन कि प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय सीमा क्या है, तो आपको इतना याद करना पड़ेगा कि 1561 से 1680। पूछ दे पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा बताइए, तो 1445 से 1560। अब इसके बाद हमारा आता है तीसरा, जो है अलंकृत काल। अलंकृत काल अब का देते हैं मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहकर संबोधित किया है, तो अलंकृत काल कहकर संबोधित किया है। अब अलंकृत काल को भी दो युग में बांटे हैं, एक है पूर्व अलंकृत काल और दूसरा है उत्तर अलंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल को क्या करेंगे, यहाँ पे 1680 है तो यहाँ पे 1681 रख देंगे। अब 1681 विक्रम संवत से 1790 विक्रम संवत तक पूर्व अलंकृत काल था। यानी फिर एक बार देखिए 1681 से 1790 ईस्वी तक पूर्व अलंकृत काल। अब इसी कड़ी में आएगा उत्तर अलंकृत काल। तो यहाँ का जो 1790 लेंगे उसी को जस्ट आगे रखेंगे, तो यहाँ पे उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत तक ये अलंकृत काल। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ का 1681 से लेकर 1889 विक्रम संवत तक हमारा अलंकृत काल चला। अब सिर्फ अलंकृत काल का समय सीमा पूछेगा तो 1681 से 1889 विक्रम संवत तक हमारा अलंकृत काल। अब चौथी कड़ी में आता है हमारा परिवर्तन काल। यहाँ का 89 और फिर यहाँ पे 90 कर देंगे, तो परिवर्तन काल का समय है 1890 से 1925 विक्रम संवत तक। और उसके बाद आता है हमारा वर्तमान काल, जो आधुनिक काल से कहते हैं। तो वर्तमान काल का समय है 1926 विक्रम संवत से आज तक। ये हमारा पूरे के पूरे हुए मिश्र बंधु। मिश्र बंधु की रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। और मिश्र बंधु विनोद एकदम भारी भरकम किताब है। इसमें लगभग 5000 कवियों को देखने के लिए मिलता है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे विगत वर्ष के पेपर में आप देखेंगे तो इसी काल विभाजन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सिर्फ एक चार्ट के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आपको आगे आने वाली एग्जामों में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए अभी हम लोगों ने सिर्फ दो लोगों का देखा है कि काल विभाजन वो कैसे कैसे किए हैं। इतिहास लेखन के स्रोत हमने देखा कि कौन कौन से इतिहास लेखन से क्या क्या स्रोत मिले हैं। और हमने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को देखा, उन्होंने 11 प्रकार से उन्होंने काल विभाजन को किया। अब हमने देखा मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु ने 5 में किया। और इसकी आगे कड़ी में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना काल विभाजन कैसे किया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना काल विभाजन कैसे किया, फिर राम कुमार वर्मा जी कैसे की, और लास्ट में देखेंगे हम कि नागरी प्रचारणी सभा काशी ने अपना काल विभाजन कैसे दिया। और मुख्य रूप से मानिए कि जो भी नागरी प्रचारणी सभा काशी का काल विभाजन आएगा, चाहे वो आदिकाल हो और चाहे वो आधुनिक काल या समकालीन कविता तक हो, वही आपको पेपर में टिक करना है। अन्यथा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किन के अनुसार कौन कौन सा काल विभाजन है, तो हम वैसे देखेंगे। जैसे अभी पूछ देगा कि आरंभिक काल मिश्र बंधुओं के अनुसार कैसे है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि आरंभिक काल का मिश्र बंधुओं के अनुसार जो समय है 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मिश्र बंधुओं ने जो अलंकृत काल का समय सीमा क्या माना है, तो 1681 से 1889 विक्रम संवत तक इन्होंने माना है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर अलंकृत काल का समय सीमा क्या माने हैं, तो 1791 से 1889। चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछे, इसी से क्वेश्चन बनने हैं। तो हमने आज दो लोगों को देखें, इतिहास लेखन के स्रोत देखें, कहाँ सामग्री जुटी है। इसी के साथ एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे, फिर हम देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।